डीके में आज हम देखने वाले हैं आने वाली सीटेट एग्जाम हमारी जो कंटिन्यू चल रही है, पर कुछ समय के लिए इसमें ब्रेक लगा हुआ है, जो 7 तारीख से फिर से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपकी आने वाली सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीन पियाजे का सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होगी, या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारा जो होगा वो होगा कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर 3 होगा यहां पर प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है, जेंडर एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो पिछले वर्ष हुई थी ना, उसमें भी यह प्रश्न काफी बार पूछा गया था। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर का उपयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे जेंडर का मतलब यहाँ पर लिंग भी होता है ना। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या फिर सामाजिक संरचना है। इसके लिए सही उत्तर हमारा हो जाता है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो होता है, इसमें मैं आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का संयोजन होता है। मैं दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। यह समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं का पालन करता है, या फिर स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो देखिए, एक उभयलिंगी हम किसे कहते हैं? उभय का मतलब होता है जो दोनों में हो, दोनों का स्वरूप हो, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। अब दोनों का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के लिंगों का एक मिक्सचर हो, उसका दोनों प्रकार के गुणों का समायोजन हो, उसे हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। और इसमें निश्चित रूप से आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री दोनों के गुणों का समायोजन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवेगात्मक, कौन सा सही है? बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि का आनुवंशिक विशेषक है, जैसे मानसिक गतिविधि जैसे स्मरण और तर्क शक्ति शामिल है। बुद्धि बहुआयामी है, जैसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं शामिल होती है। बुद्धि अविसरी रूप से सोचने की योग्यता है। तो देखिए, बुद्धि बहुआयामी होती है, और जिसे बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं भी इसमें शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 3 होता है इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को निष्क्रिय अनुकारक के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेट के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। तो इससे देखा जाता है बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक माना जाता है, उनके रूप में देखा जाता है। आगे अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, या फिर एक सामाजिक गतिविधि है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो होता है एक प्रकार की सामाजिक गतिविधि होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, विलंबित अनुकरण है, विचारों की अनुक्रमणिता है, और वर्तुल प्रतिक्रिया है। तो यहाँ पर विचारों की अनुक्रमणिता जो है ये बच्चों को, पूर्व संक्रात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। ऑप्शन नंबर 3। बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल अनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणाएं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। 3 है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंडित करना होता है। 4 है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में यहाँ पर कथन की सही बात करें तो वो होगा, सभी बच्चे जो होते हैं वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम भी होते हैं। कहने का मतलब है कि हर बच्चा सीख सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर उत्तर होगा। गामक विकास के दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी गामक विकास का जो क्रम है ये गायक लिखा गया है ना। गामक विकास का क्रम जो होता है रक्त स्थान से रक्त स्थान तक होता है। अधोगामी, शीर्षगामी, या फिर अपरिष्कृत स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो यहां पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अपरिष्कृत स्थूल, यानी कि जिसे हम अपरिष्कृत स्थूल कह सकते हैं, गामक विकास से अपरिष्कृत यानी कि सूक्ष्म गामक विकास की ओर ये होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। देखिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व संक्रात्मक अवस्था अवधि, या बाल्यावस्था की समाप्ति, या फिर 4 है किशोर अवस्था। देखिए वयस्कता कब शुरू होती है? जब किशोर अवस्था समाप्त होती है, और किशोर अवस्था के समाप्ति पर ही वयस्क अवस्था
का संक्रमण शुरू होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों के अवलोकन करके सीखते हैं और को उद्दीपन अनुक्रियाओं के संबंधों में सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना, सीखना और सिखाया जा सकता है। फोर्थ, ज्ञान को एक सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि हम कहें तो बच्चे जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशलों का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय में रंगों को विशिष्ट लिंगों के साथ में संबंधित करना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान। तो इसे हम कहेंगे जेंडर रूढ़िवादिता, जहां पर पहनावे की वस्तुएं, खिलौने, घरेलू सामग्री आदि को लिंगों के साथ में संबंधित किया जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए या फिर उन्हें स्वीकार अस्वीकार करना चाहिए? देखिए बच्चे जो भी अपने अनुभव अपने साथ में लेके आते हैं निश्चित रूप से उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यहाँ पर सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत या फिर यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, बच्चे रक्त स्थान को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन, मीडिया। तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं रक्त स्थान को छोड़कर मतलब ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी जगह पर लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, जैसे समाज में, संस्कृति, मीडिया आदि में सब जगह पर उन्हें स्त्री पुरुष आदि के नाम से ही देखा जाता है, आदि लिंगों के माध्यम से देखा जाता है, पर ट्यूशन में सिर्फ वह विद्यार्थी के रूप में रहते हैं। आगे देखिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। तो ऑप्शन 4 तो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत नाम से स्पष्ट हो रहा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सिद्धांत ये कहेगा ऑप्शन फर्स्ट है। शिक्षक को सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है, बच्चे के सीखने की जरूरत को जानने के अनुसार तदनुसार शिक्षण रणनीति चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसकी प्रदर्शन को प्रमाणित करने, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को पूर्ति करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने, फोर्थ बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग शिक्षक कर सकता है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है, या बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, या फिर इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, ये सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, बच्चों में प्रतिभाशालीता रक्त स्थान के कारण हो सकती है। तो बच्चों में प्रतिभाशालीता किसके कारण हो सकती है? एक समृद्ध संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालीता जो होती है वो निश्चित रूप से आनुवंशिकता, वातावरण की बीच अंतरक्रिया के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आता है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है और उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है।
तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहां पर उत्तर। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशालीता बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेही होने के संदर्भ पर, उन्हें अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, एक छोटे कार्य को एक छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो देखिए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये यहाँ पर अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त तरीका नहीं होगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं, या प्रत्यास्थी हैं, या फिर विकलांग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उन बच्चों की पहचान करते हैं जो बच्चे सृजनात्मक हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा अभिसरण वाले प्रश्न, उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। चलिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या संदर्भित करेगा? उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो यहाँ पर एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, उसे हम निकटवर्ती विकास के क्षेत्र से संदर्भित कर सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता और बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तो यहाँ पर होगा बच्चे का जवाब जो है वो दूध बूथ पर अपने दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, और कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद के माध्यम से सीखते हैं और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी? वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य ताक, खुली ताक या सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकती हो। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां पर सामग्री सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। और थर्ड है पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। फोर्थ है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य हो और जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। तो यहां पर उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समावेशी शिक्षा। रिक्त स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुसांस्कृतिक शिक्षा या फिर है समावेशी शिक्षा। तो यहां पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समावेशी शिक्षा। एक शिक्षक को चाहिए कि वह सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, विभिन्न विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करे या फिर वह संप्रेषित करे कि कक्षा कक्ष के सभी संस्कृति को सम्मान करती है, अहम महत्व देती है, और फोर्थ विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो देखिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो एक शिक्षक को चाहिए कि निश्चित रूप से वो यहाँ पर संप्रेषित करे और कक्षा में
सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? जब भी पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, विभिन्न गतिविधि एवं कार्यों को सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, या फोर्थ कक्षा शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। ऑप्शन थर्ड। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए और पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण और स्मरण। तो यहाँ पर वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होगा वो होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ऑप्शन फोर्थ। बच्चों की गलतियां रक्त स्थान, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है और प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है। तो देखिए, गलतियां अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों को अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। मूल्यांकन को रिक्त स्थान होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केवल एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया और एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम होना चाहिए वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखिए, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। दूसरा एक का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में जाते हैं। तीसरा एक किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक को विद्यार्थी उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने के लिए सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर देकर, या फिर पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देकर, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, फोर्थ पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो थर्ड होगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन थर्ड। वे गतिविधियां या वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों के स्व पहल एवं प्रयास शामिल होते हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, या फिर परंपरागत विधि, अंतर व्यक्तित्व विधि। तो वो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होंगी जहां विद्यार्थी की स्व पहल और प्रयास शामिल होगा। ऑप्शन सेकेंड। नीचे लिखी गई स्थिति के सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है और संज्ञान और संवेग अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संज्ञान संवेग अलग नहीं है। ऑप्शन फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम होगा? विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, और परिवार यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता को बनाए रखते हैं, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को माता पिता का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, और फोर्थ वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो बिल्कुल यहाँ पर यदि हम देखें तो जो पाठ्यपुस्तक का सबसे अच्छा वर्णन होगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ऑप्शन फोर्थ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपने समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है।
व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद? तो उसने अपनी समझ प्राप्त की है रचनावाद से। ऑप्शन सेकेंड। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। तो वे यदि शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। थर्ड विकल्प होगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? यहां पर है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरण एवं चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर लागू पर एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। और फोर्थ है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसमें शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों से एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए, बच्चों को पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों को शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे अगला प्रश्न आता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहां पर आनुवंशिकता और वातावरण यानी कि पर्यावरण से अक्सर प्रश्न आता है और काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन को देखना है तो सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता बच्चे में जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। तो देखिए, पूरी तरह जीनों से निर्धारित हो, ये सही नहीं होगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के जन्मजात किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह भी पूरी तरह सही नहीं है। और विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये यहाँ पर सही इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। चलिए दोस्तों, अब एक प्रश्न हमारा जो था मिसप्रिंट था, उसके बदले में हम एक और नए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित कर सकता है? देखिए, कौन सा प्रश्न यहाँ पर बच्चों को गंभीर रूप से सोचने या चिंतन करने के लिए आमंत्रित करेगा? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से इसे हम कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? तो देखिए, यदि हम बच्चों से प्रश्न करेंगे कि क्या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो बच्चे गंभीर रूप से उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज के जो हमारे बाल विकास से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।